हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा और मुगलों का पतन कैसे हुआ उनके कारणों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम मुगलकालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान जो उन्होंने दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मुगल काल जो था उसका क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, कैसा उनका सामाजिक स्तर था, कैसी सांस्कृतिक चीज़ें थी, ठीक है, जो कलात्मक चीज़ें थी, और आर्थिक योगदान क्या रहा, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो कैसी थी मुगल काल में। तो पहला है कि मुगल सम्राटों ने निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया। ठीक है, जो मुगल सम्राट थे इन्होंने कैसी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया, तो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया। मतलब इसमें क्या था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ठीक है, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजा का लड़का ही राजा बनता था। दूसरा पॉइंट है कि राज्य का सर्वोच्च सम्राट या बादशाह होता था। ठीक है, जो राज्य का सर्वोच्च स्थान जो मिलेगा वो किसे मिलेगा, या तो बादशाह को मिलेगा या सम्राट, उस सेम ही चीज़ है, ठीक है, उसे ही मिलता था। तीसरा पॉइंट है कि मुगल सम्राट सेना का प्रधान, न्याय व्यवस्था का प्रमुख तथा मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। ठीक है, जो मुगल सम्राट था वही क्या करता था, जो सेना का महान सेनापति, जो क्या कहते हैं मुख्य सेनापति था, वो भी सम्राट को ही कहा जाता था। या जो न्याय व्यवस्था करता था, जो न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, वो भी सम्राट ही होता था। ठीक है, और मुस्लिम जनता का इसे आध्यात्मिक नेता भी कहा जाता था। ठीक है, तो जो बादशाह होगा वो क्या होगा, सेना का प्रधान भी होगा, न्यायाधीश भी होगा, और मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता भी होगा। यह विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, तो जो बादशाह होगा वो क्या करेगा, विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मुगल प्रशासन को जिलों या सरकार में बांटा गया था। यहाँ के प्रमुख अधिकारी फौजदार तथा अलमगुजार थे। ठीक है, अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो हमने क्या करा है कि राज्यों में बांट रखा है अपने देश को, राज्यों को जिलों में बांट रखा है। फिर जिलों में सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। तो वैसे ही मुगल प्रशासन के टाइम में भी था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जिलों में बांटा अपने प्रशासन को। ठीक है, उसके बाद उन्हें हम जिलों को सरकार भी कहते थे, और जिलों से छोटे हुआ करते थे आपके परगना। ठीक है, जिलों को इन्होंने परगना में बांट रखा था, और परगना में सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी गांव। ठीक है, ग्राम प्रशासन। तो ऐसे ही है कि मुगल प्रशासन को जिलों या सरकार में बांटा गया था। यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो फौजदार या अलमगुजार कहलाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सरकार यानी कि जिले को कई परगना में विभक्त किया था, जिसके जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें सिकदार कहते थे। ठीक है, तो जिलों को हमने किसमें डिवाइड किया, परगना में, और इसके जो प्रमुख अधिकारी उन्हें सिकदार कहते थे। ग्राम प्रशासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रशासन मुकदम, पटवारी व चौकीदार देखते थे। ठीक है, अगर हम ग्राम प्रशासन की बात करें तो ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, पहले भी थी, अभी भी है। ठीक है, और इसका प्रशासन कौन देखता था, तो मुकदम, पटवारी और चौकीदार देखते थे। अब हम केंद्रीय अधिकारियों की बात करते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता था, तो बादशाह करता था। ठीक है, समय समय पर। तो पहला केंद्रीय अधिकारी है वकील, जिसे हम लोग वकील मुतलक भी कहते हैं। इसे प्रधानमंत्री और वजीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये सम्राट को सलाह देता है। ठीक है, कोई भी विभाग से संबंधित सलाह होती है, ठीक है, या कोई भी युद्ध वगैरह में जाता है अगर राजा, ठीक है, शासक जाता है तो उसे सलाह देता है। या अगर जब वो नहीं होता, कहीं किसी दौरे पर होता है, तो ये पूरे जो इसका मुगल प्रशासन है इसे संभालता है। ठीक है, तो ये वकील का काम है या प्रधानमंत्री का काम होता है। ठीक है, वजीर का काम होता है। और ये बादशाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये चीज़ भी याद रखना। दूसरा अधिकारी है मीर बख्शी। सैन्य विभाग का ये अध्यक्ष होता है, बड़े बड़े मनसबदारों को ये वेतन देता है। सैनिकों तथा घोड़ों का हुलिया तथा लेखा जोखा रखना इसका कार्य है। ठीक है, तो मीर बख्शी का कार्य क्या होता है, तो मीर बख्शी का कार्य होता है कि ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। जितने बड़े बड़े मनसबदार होते हैं ना, ये वेतन देता है। सैनिकों तथा घोड़ों का ये हुलिया लिखाता है, और लेखा जोखा रखना ये सारा काम इसी का होता है, मीर बख्शी का। तो दो अधिकारी हो गए। तीसरा अधिकारी है दीवान। ये क्या करता है, तो शाही कोष का ये प्रबंध करता है। कैसे करता है, तो वसूली की मात्रा निश्चित करता है कि कितनी वसूली की मात्रा होनी चाहिए, कैसे शाही कोष भरा जा सकता है। ठीक है, तो उसका शाही कोष का प्रबंध करना इसका कार्य है दीवान का। और हिसाब किताब जो रखता है ये सारा राजा को देता है, शासक को देता है, तो ये दीवान का कार्य है। मुख्य काजी का कार्य क्या होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता है। ठीक है, आपको पता है कि सम्राट जो होता है वही सारा न्याय वगैरह करता है। हर बुधवार को ये न्याय करता है, जो राजा होता है या शासक होता है, यह सम्राट की सहायता करता था। ठीक है, मुख्य काजी का कार्य क्या है, तो ये सम्राट की सहायता करेगा। यह इस्लामिक कानून के आधार पर न्याय करता था। ठीक है, अगर राजा नहीं है तो ये न्याय करेगा। ठीक है, और राजा है तो राजा न्याय करता है, लेकिन ये क्या करता है, तो इस्लामिक कानून के आधार पर ये न्याय करता था, राजा की मदद करता था। ठीक है, निर्णय लेने में। फिर पांचवा अधिकारी है आपका मुहतसिब। अब मुहतसिब क्या करता है, तो प्रजा मुस्लिम कानूनों का आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता यही अधिकारी रखता है। मादक द्रव्य, जुआ, स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध को रोकना इसके प्रमुख कर्तव्य हैं। ठीक है, तो मुहतसिब का क्या कार्य है कि जो प्रजा है वो मुस्लिम कानूनों का आचरण कर रही है, मतलब मुस्लिम कानून जो है उन्हें मान रही कि नहीं मान रही, तो इनका पता जो
अधिकारी रखता है वो मुहत्सिब है। ठीक है, और क्या करता है ये, तो मादक द्रव्य, जुआ, स्त्री पुरुषों के जो अनैतिक संबंध होते हैं इनको रोकने का कार्य भी इसी का होता है। ठीक है, मुहत्सिब का। अब खाने सामा कौन होते हैं, तो परिवार के सम्राट का जो परिवार होता है उनकी व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं की पूरी करने का काम किसके ऊपर होता है, तो खाने सामा के ऊपर होता है। ठीक है, घर में अगर दूध नहीं आ रहा है, ठीक है, दूध की ज़रूरत है तो खाने सामा को भेज दिया कि दूध के प्रबंध करो। ठीक है, अगर चाय पीनी है तो उसका प्रबंध करो। तो ये खाने सामा जो होता है वो घर का जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करता है खाने सामा। ठीक है, अब मीर आतिश कौन होता है, तो शाही तोपखाना इसके अधीन रहता है, तोपों तथा बंदूकों का निर्माण यही कराता है। ठीक है, तो मीर आतिश का नाम कहाँ से, आतिशवादी से याद रख सकते हैं कि मीर आतिश क्या करता है, तो शाही जो तोपखाने हैं इसी के अंडर में रहते हैं। ठीक है, शाही तोपखाने और तोपों का, बंदूकों का, जो भी हथियार वगैरह होते हैं इनका निर्माण कौन कराता है, तो मीर आतिश ही कराता है। तो केंद्रीय अधिकारी हमने देख लिए, अब हम देख लेते हैं सामाजिक जीवन। ठीक है, मुगल के टाइम में सामाजिक जीवन कैसा था, तो मुगल साम्राज्य 3 वर्गों में बटा था। 3 वर्ग कौन कौन से थे, तो उच्च, मध्य और निम्न में। ठीक है, उच्च जो वर्ग था इसमें कौन आता है, तो शासक तथा राज परिवार के लोग आते थे। मध्य में जो सामंत वगैरह थे वो आ जाते थे, और निम्न में किसान जो थे, जो श्रमिक थे, ठीक है, जो काम वगैरह करते थे वो आते थे। ठीक है, तो सामाजिक जीवन कैसा था, तो मुगल साम्राज्य जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में शासक और उसके राज परिवार के लोग आते हैं, मध्य वर्ग में सामंत आते हैं और निम्न वर्ग में किसान तथा श्रमिक आते हैं। अगर उस समय की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति जो थी वो संतोषजनक नहीं थी। ठीक है, उस समय जो प्रथाएं वगैरह थी वो काफ़ी चरम पे थी। ठीक है, जैसे पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, बहु विवाह है, जौहर, इन सभी का प्रचलन था। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो इतनी संतोषजनक नहीं थी। इस काल में मुस्लिम 4 विवाह कर सकते थे जबकि हिंदू एक ही विवाह करते थे। ठीक है, अगर विवाह की बात करें तो मुस्लिम जो थे वो 4 विवाह कर सकते थे जबकि हिंदू एक ही विवाह करते थे। उच्च तथा मध्य वर्ग का जीवन जो था वो सुखी तथा निम्न वर्ग के लोग संघर्ष करते थे। ठीक है, जो उच्च और मध्य वर्ग के जो लोग थे उनका जीवन तो सुखी था, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे, ठीक है, जिसमें किसान और श्रमिक आ जाते थे, ये काफ़ी संघर्ष करते थे। तो ये सामाजिक जीवन के बारे में है। अगर हम मनोरंजन के साधनों की बात करें तो चौगान, शिकार, पशुओं का युद्ध, ठीक है, जो पशु वगैरह को लड़ा लड़ा के ये युद्ध कराते हैं, तो ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे उस समय। ठीक है, अब हम साहित्यिक जीवन की बात करें तो मुगल प्रशासन में साहित्यिक जीवन कैसा था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं तुर्की तथा फारसी भाषा का बड़ा विद्वान था। बाबरनामा किसने लिखी थी, तो बाबर ने लिखी थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी हुमायूं नामा, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा और आईने अकबरी इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें कि साहित्यिक जीवन कैसा रहा मुगल काल में, ठीक है, साहित्य में कितनी प्रगति हुई, ठीक है, साहित्य कैसा था, तो अगर हम बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। इसने स्वयं बाबरनामा लिखी थी। ठीक है, और ये तुर्की और फारसी भाषा का बड़ा विद्वान था। ठीक है, पढ़ा लिखा था। गुलबदन बेगम की बात करें तो उन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। अबुल फजल की बात करें तो उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी, जो इस काल की प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, एक एक नंबर में पूछ लेता है। और बात करें तो संत तुलसीदास जो थे वो भी इसी समय के थे। इन्होंने रामचरितमानस लिखी तथा भूषण, मतीराम जैसे हिंदी के महान कवियों ने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। तो तुलसीदास की तो रचनाएं आप जानते हैं कितनी सारी इन्होंने रचनाएं लिखी थी और काफ़ी फेमस है सारी। ठीक है, और उसका भूषण हुए इसी टाइम पे, मतीराम थे, ये हिंदी के महान कवि थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो साहित्य काल आप देख रहे हैं कि साहित्य से परिपूर्ण था, बहुत अच्छा था साहित्य उस समय। अब मुगलकालीन कला की अगर हम बात करें, अगर स्थापत्य कला के क्षेत्र में बात करें तो दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें हैं। ठीक है, तो ये सारी बहुत प्रमुख इमारतें जो मुगल काल में बनाई गई थी। तो हम कह सकते हैं कि स्थापत्य कला, चित्रकला, इन सभी में मुगल काल जो था वो अपने चरम पे था, बहुत फेमस था। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी स्थापत्य कला बनाई गई। ठीक है, ताजमहल आप आज देख ही रहे हैं, दिल्ली का लाल किला भी आपने देखा होगा, जहांगीर महल है, अकबरी महल है, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा है, जोधाबाई का महल है, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये सारी इमारतें जो है वो काफ़ी फेमस हैं, ये मुगलकालीन कला को दिखाती हैं। अगर मुगलकालीन आर्थिक जीवन की हम बात करें तो मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था संतोषजनक थी। कृषि ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। उस समय सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्योगों ने काफ़ी उन्नति कर ली थी। जली तथा स्थलीय मार्ग व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, या तो जलीय मार्ग से हम व्यापार करते थे या स्थलीय मार्ग से करते थे। यूरोप, एशिया के अनेक देशों में हम व्यापार करते थे उस समय। ठीक है, मुगल काल के टाइम में यूरोप और एशिया के कई देश ऐसे थे जिनसे भारत का व्यापार चलता था। लोहा, तांबा, संगमरमर, लाल पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती थी। ठीक है, काफ़ी वस्तुएं यहाँ से हम भेजते थे और काफ़ी मंगाते थे, मतलब आयात और निर्यात चलता रहता था। प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करें तो लाहौर, सूरत, खंबात, कालीकट और कोचीन जो थे वो प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, तो हमने मुगलकालीन आर्थिक जीवन भी देख लिया, सामाजिक जीवन भी देख लिया, ठीक है, सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन भी देख लिया।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है अपना, ठीक है, टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।